आज हम भारत की खासी पहाड़ियों की एक ऐसी गुमनाम हीरो की कहानी सुनेंगे जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया था। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने किसी तलवार या बंदूक से नहीं बल्कि अपने कमाल की समझदारी और हिम्मत से एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये कहानी है काफान नोंगलाइट की। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। एक औरत जो रिमई के शांत से गांव से उठी और एक ऐसा तूफान बन गई जिसने एक पूरे साम्राज्य को डरा दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस असाधारण औरत की हिम्मत और उसकी ताकत का पूरा सार है जिसकी कहानी हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, 19वीं सदी की उन धुंध भरी खासी पहाड़ियों में। यहाँ एक ऐसा समाज रहता था जो बाकी दुनिया से, खासकर उस समय के हिसाब से, बहुत अलग था। ये एक मातृवंशीय समाज था, मतलब यहाँ वंश माँ के नाम से चलता था और औरतों को बहुत इज्जत दी जाती थी। लेकिन उनकी इस शांति भरी दुनिया पर बहुत जल्द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र पड़ने वाली थी। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ थे खासी लोग जो अपनी जमीन को अपनी माँ समझते थे, जहाँ विरासत माँ से बेटी को मिलती थी और जिनकी पहाड़ियाँ उनकी अपनी आज़ाद दुनिया थीं। और दूसरी तरफ था ब्रिटिश साम्राज्य, जिसकी भूख सिर्फ अपने राज को फैलाने, मिलिट्री के लिए सड़कें बनाने और हर चीज पर अपना कंट्रोल करने की थी। ये सिर्फ दो संस्कृतियों का नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच का महासंग्राम होने वाला था। तो ऐसे माहौल में जब दो दुनियाएं टकराने ही वाली थीं, एक आम सी महिला एक असाधारण योद्धा कैसे बन गई? कहानी का ये हिस्सा हमें बताता है कि कैसे कभी-कभी एक व्यक्तिगत अपमान बगावत की एक ऐसी आग जला देता है जो इतिहास का रुख ही मोड़ देती है। तो मिलिए कफा नोंगलाइट से। तो आखिरकार फान नोंगलाइट थीं कौन? 1799 में पैदा हुई वो लिंगदो नोंगलाइट कबीले की एक सम्मानित महिला थीं। उनकी परवरिश खासी परंपराओं में हुई थी, जिसका एक बहुत जरूरी सिद्धांत था, एक औरत की इज्जत पूरे कबीले की इज्जत होती है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यही सोच उनकी क्रांति का सबसे बड़ा कारण बनी। और फिर साल 1829 में वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कुछ घमंडी ब्रिटिश सैनिकों ने न सिर्फ एक महिला का अपमान किया, बल्कि एक माँ के अंदर सोई हुई शेरनी को जगा दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं था, ये उनके लोगों पर, उनकी संस्कृति पर और उनके पूरे कबीले के सम्मान पर हमला था। उन्होंने चुप रहना नहीं चुना, उन्होंने जवाब देना चुना। फान नोंगलाइट ने अपने अपमान को बगावत की चिंगारी बना दिया। वो एक विक्टिम बनकर नहीं बैठी, बल्कि उन्होंने खुद को विद्रोह का सबसे जरूरी हथियार बना लिया। वो उस विद्रोह की आंखें और कान बन गईं। जरा सोचिए, उस जमाने में रात के अंधेरे में उन्होंने अपने समाज की औरतों को इकट्ठा किया, गुप्त बैठकें की और ब्रिटिश सैनिकों की हर एक चाल, हर एक हरकत की खबर सीधे विद्रोह के महान नेता यू तिरोत सिंह तक पहुंचाई। वो सिर्फ हथियार चलाने वाली योद्धा नहीं थीं, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार, एक जासूस और एक लीडर थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां फान नोंगलाइट की चतुराई अपने चरम पर पहुंचती है। झरने पर बिछाया गया वो जाल जो आज भी याद किया जाता है। ये एक ऐसा प्लान था जिसमें ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल हुआ था। एक ऐसा प्लान जिसने एक पूरी सेना को बिना एक भी हथियार उठाए घुटनों पर ला दिया। ये उनकी कमाल की योजना के 5 कदम थे। पहला कदम, दोस्ती का नाटक। थके हारे ब्रिटिश सैनिकों के पास एक आम स्थानीय महिला बनकर गईं और उन्हें पानी पिलाने का ऑफर दिया। दूसरा कदम, मेहमान नवाजी। उन्हें चावल से बनी लोकल तेज शराब पिलाई गई जिससे उनके होश ढीले पड़ गए। तीसरा कदम, चुपके से काम तमाम। जैसे ही सैनिक नशे में धुत हुए, उनकी बंदूकें एक एक करके गायब होने लगीं। चौथा कदम, सारे सबूत मिटा दिए। उन सभी हथियारों को झरने के नीचे एक गहरी खाई में फेंक दिया गया, जहां से उन्हें कभी वापस नहीं निकाला जा सकता था। और पांचवा और आखिरी कदम, हमला। बस एक इशारा और छिपे हुए खासी योद्धा उन निहत्थे ब्रिटिश सैनिकों पर टूट पड़े। ये शुद्ध दिमागी खेल था, ताकत का नहीं, बुद्धि का एक शानदार प्रदर्शन। और इसका नतीजा, 32 ब्रिटिश सैनिक जो कुछ देर पहले तक हथियारों से लैस थे, अब मारे जा चुके थे। ये फान नोंगलाइट की रणनीति की जबरदस्त कामयाबी थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार तो दिमाग होता है। लेकिन इतनी बड़ी जीत की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है।
ब्रिटिश साम्राज्य चुप बैठने वालों में से नहीं था। उन्होंने पलटवार किया और फान नोंगलाइट को पकड़ लिया गया। वो उन्हें कैद तो कर सके, लेकिन उनके हौसले को नहीं तोड़ पाए। ये टाइमलाइन उनकी कभी ना हारने वाली हिम्मत की कहानी है। 1829 के हमले के बाद उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन उनकी आत्मा तो आज़ाद थी। वो कैद से भाग निकली और फिर से गुरिल्ला लड़ाई में शामिल हो गईं। भले ही 1833 में ये लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन फान नोंगलाइट ने अपनी बाकी की जिंदगी अपने लोगों के बीच गुजारी और 1850 में एक लेजेंड बनकर शांति से इस दुनिया से चली गईं। तो क्या उनकी मौत के साथ उनकी कहानी भी खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी तो एक नदी की तरह है, जो आज भी बह रही है और जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। वो झरना अब उनके नाम से जाना जाता है, फान नोंगलाइट फॉल्स। उनका वो छोटा सा लकड़ी का घर और उनके बर्तन आज भी एक धरोहर के रूप में संभाल कर रखे गए हैं। उनकी कहानी आज भी खासी माएं अपनी बेटियों को सुनाती हैं और पूरा मेघालय उन्हें अपनी पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में गर्व से याद करता है। और अंत में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे फान नोंगलाइट की कहानी उस झरने की आवाज में गूंजती है, वैसे ही हमारे इतिहास के पन्नों में और न जाने कितने ऐसे नायकों की कहानियां छिपी हुई हैं जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।